हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू बीट द स्ट्रीट। बजट सिंप्लीफाइड की सीरीज में ये दूसरी वीडियो है। अगर आपने अभी तक पहली वीडियो नहीं देखी जिसमें हमने बजट की सिंपल टर्मिनोलॉजी को एक्सप्लेन किया है तो आपको वो जरूर देख लेनी चाहिए, ताकि आपको इन डिटेल समझ में आए कि बजट में किस तरीके की चीज़ें, किस तरह के वर्ड्स का यूज होता है। जैसे फिजिकल डेफिशिएट हो गया, ग्रोस टैक्स रेवेन्यू हो गया, कहाँ से रेवेन्यू आता है, कहाँ पर एक्सपेंडिचर किया जाता है और किस तरीके से इसे समझा जाता है। तो वो काफ़ी ज़रूरी है अगर आपको इस वीडियो को समझना है तो वो आप पहले देख लें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और साथ ही साथ ये सीरीज के का सेकंड वीडियो है और इसका जो पार्ट 1 ये है और पार्ट 2 और आने वाला है, जिसमें हम बताएंगे कि पर्टिकुलर सेक्टर्स में कौन कौन सी कंपनियां हैं जिनमें आपको नज़र रखनी चाहिए और साथ ही साथ क्या एक्सपेक्टेशन लगाए जा रहे हैं आने वाले समय में बजट से रिलेटेड पर्टिकुलर सेक्टर्स में। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि बजट के जो पर्टिकुलर सेक्टर्स हैं उससे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि क्या एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है फिलहाल फिजिकल डेफिशिएट की। आई थिंक फिजिकल डेफिशिएट की आपने वो पहली वीडियो देख ली है और अभी आपको यहाँ पर पता चल गया है कि टोटल जो रेवेन्यू आती है गवर्नमेंट के पास, वो रेवेन्यू आप यहाँ पर देख सकते हैं। और उस रेवेन्यू में यहाँ पर टोटल आता है डायरेक्ट टैक्स, फिर आता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स के बाद आता है टोटल टैक्स। तो ये आपका रेवेन्यू आया गवर्नमेंट के पास 15 लाख ट्रिलियन का, 15 लाख करोड़ का, या आप कह सकते हैं 15 ट्रिलियन का, क्योंकि लाख करोड़ मतलब ट्रिलियन होता है। और आपको मैं बता देता हूँ टोटल रिसीट यहाँ पर गवर्नमेंट के पास है, वो आ जाती है टोटल रिसीट इंक्लूडिंग बोरोइंग 35 करोड़। तो यहाँ पर आ जाता है टोटल फिजिकल डेफिशिएट का परसेंटेज 6.8%। वहीं एक्सपेक्टेड किया जा रहा है कि ये करीबन 6.6% के लमसम हो जाएगा। अब आ जाते हैं पर्टिकुलर सेक्टर्स, हम आज स्टार्ट करने वाले हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक सबसे पहले यहाँ पर हम लेने की कोशिश कर रहे हैं वो है ऑटो इंसिलरी और ईवी सेक्टर में कौन कौन सी कंपनियां इससे इंपैक्ट होगी और क्या क्या गवर्नमेंट अभी यहाँ पर प्लान कर रही है। तो ईवी से रिलेटेड यहाँ पर काफ़ी बातें चल रही है, इवन इन जनरल पब्लिक एज वेल एज इन द गवर्नमेंट ऑल्सो। और गवर्नमेंट यहाँ पे आने वाले समय में और डिटेल्ड पॉलिसीज लेकर आने वाली है ईवी अडोप्शन से रिलेटेड और साथ ही साथ स्क्रैपिंग से रिलेटेड कि किस तरह से स्क्रैपेज पॉलिसी को इंडिया में इंप्लीमेंट किया जाएगा। और स्पेंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो कि कमर्शियल व्हीकल पॉलिसी के लिए बेनिफिशियल हो, साथ ही साथ इंडिविजुअल के लिए बेनिफिशियल हो, कंपनीज के लिए बेनिफिशियल हो। और टू व्हीलर सेगमेंट में काफ़ी नई कंपनियां यहाँ पर काफ़ी नई चीज़ें लेकर आ रही है, बट हर चीज़ को स्टैंडर्डाइज करना और हर चीज़ के लिए पॉलिसी बनाना काफ़ी ज़रूरी है। तो वो डिमांड को किस तरह से फुलफिल किया जाएगा, उसमें कितना जीएसटी होगा, इससे काफ़ी कंपनियों को फर्क पड़ेगा। जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे हाईलाइटेड कंपनी एज ऑफ नाउ हमारे लिए है हीरो मोटोकॉर्प। और इसके अलावा अगर हम देखते हैं दूसरी कंपनी जिनमें आती है बजाज ऑटो, एस्कॉर्ट्स, मारुति सुजुकी, अशोक लेलैंड, एंड्योरेंस टेक, मिंडा इंडस्ट्रीज और मिंडा कोप। और अगर हम ऑटो इंसिलरी में बात करें तो मिंडा इंडस्ट्रीज और मिंडा कोप हमारे बेस्ट पिक। और सोना कॉम्स्टर एक और है जो कंपनी आपको देखनी चाहिए, इसकी भी हमने डिटेल वीडियोस ऑलरेडी बनाई हुई है। तो आप सोना कॉम्स्टर, बीट द स्ट्रीट सर्च करेंगे या कोई सी भी कंपनी जिसमें आपको हमारा फंडामेंटल एनालिसिस देखना है, वो आप अगर यूट्यूब में अगर बीट द स्ट्रीट लगाकर सर्च करेंगे तो वो आपको पहली वीडियो देखने को मिल जाएगी। दूसरा यहाँ पर जो सेक्टर है वो है एग्रीकल्चर और स्पेशलिटी केमिकल, क्योंकि एग्रीकल्चर इंडिया का 70% ऑफ द जनता जहाँ से रेवेन्यू अर्न करती है वो है एग्रीकल्चर सेक्टर। और साथ ही साथ आने वाले समय में स्पेशलिटी केमिकल को काफ़ी बढ़ावा मिल रहा है, क्योंकि चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी के बाद इंडिया ने पीएलआई स्कीम को लॉन्च किया है, जिसमें मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत इंडिया में ही ये सारी चीज़ें जो जो इम्पोर्ट किया जाता है उसको कम किया जा सके और एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया जा सके। और काफ़ी जो डेवलप्ड कंट्री है वहाँ पर स्पेशलिटी केमिकल की काफ़ी ह्यूज डिमांड होती है, जिससे जो इंडिया यहाँ पर अब आने वाले समय में फुलफिल कर रहा है, चाहे वो पेंट हो गया, चाहे वो कोटिंग सेंटर हो गया। और पीएलआई स्कीम के बाद यहाँ पे लगाया जा रहा है कि गवर्नमेंट आने वाले समय में इसमें और यहाँ पर इजाफा कर सकती है और काफ़ी सारी कंपनीज हैं जो स्पेशलिटी केमिकल में काम करती है। और अगर हम इसमें बात करें तो पीआई इंडस्ट्री, धानुका एग्रीटेक हो सकती है, जिसमें काफ़ी अच्छा इंपैक्ट आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा फर्टिलाइजर सब्सिडरी की बात करें तो यहाँ पर एक्सपेक्टेशन लगाया जा रहा है कि 1.4 लाख करोड़ हायर सब्सिडरी वुड बी टू कंपनसेट फर्टिलाइजर कंपनी फॉर सेलिंग प्रोडक्ट एट ए लोअर देन मार्केट प्राइस, ताकि जो हमारे किसानों भाइयों हैं उनको फायदा मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। तो ये यहाँ पर आने वाले समय में किया जा सकता है। तो ये दूसरा सेक्टर हो गया एग्रीकल्चर सेक्टर और स्पेशलिटी केमिकल। वहीं अगर हम तीसरे सेक्टर की बात करते हैं तो वो आ जाता है बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर, बीएफएसआई जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, तो मैं वन बाई वन यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो पीएसयू बैंक के प्राइवेटाइजेशन की काफ़ी टाइम से बात चल रही है, उसका रोड मैप ऑलरेडी आई थिंक गवर्नमेंट ने बना रखा है और आने वाले समय में मेरे को लगता है कि इस वाले
अगर हम देखें पिछले साल से पीएसयू बैंक्स में यहाँ पर कुछ ज़्यादा रिटर्न देखने को नहीं मिला। एसबीआई को अगर हम छोड़ देते हैं तो कैनरा बैंक, पीएनबी बैंक और बहुत सारे अदर बैंक्स ने यहाँ पर इतना ज़्यादा अच्छा रिटर्न नहीं बनाया है एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट जो हमारे बैंक्स हैं उन्होंने बनाया है। तो अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर कहीं ना कहीं प्राइवेटाइजेशन की जैसे ही अनाउंसमेंट आती है तो इट विल बी क्वाइट पॉजिटिव फॉर पीएसयू बैंक, क्या कि उसमें ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म आ सकेगा और कैपिटल इन्फ्यूजन से यहाँ पर कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा फायदा होगा पीएसयू बैंक को। तो आपके लिए पीएसयू बैंक बी सेक्टर है जो रडार पे रहना चाहिए एज ऑन द डेट ऑफ बजट। इसके अलावा दूसरा जो सेगमेंट आता है वो आता है हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, क्योंकि हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज की अभी फिलहाल रेटें काफ़ी अच्छी चल रही है, काफ़ी कम चल रही है, जिसके कारण काफ़ी लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। आने वाले समय में मेरे को लगता है कि इसमें भी गवर्नमेंट यहाँ पर सपोर्ट देने वाली है और इसके कारण 80 मतलब जो हमारे सेक्शन होते हैं जिसमें टैक्स की भी छूट मिलती है उसमें भी गवर्नमेंट काफ़ी फोकस करती है। तो कहीं ना कहीं इससे दो तरीके का फायदा होगा, एक तो रियल स्टेट सेक्टर में भी यहाँ पे बूम आएगा और साथ ही साथ गवर्नमेंट को यहाँ पर टैक्स बेनिफिट है जो इंटरेस्ट पेमेंट प्रिंसिपल रीपेमेंट में मिलता है, एटीसी में मिलता है, तो वो भी यहाँ पे कहीं ना कहीं इंडिविजुअल को भी फायदा होगा, रियल एस्टेट सेक्टर को फायदा होता है, गवर्नमेंट को भी फायदा होता है, क्योंकि स्टैम्प ड्यूटी और इस तरीके के कई टैक्सेस लगाए जाते हैं जब आप रियल एस्टेट परचेज करते हैं। और अफोर्डेबल हाउसिंग स्लैब में भी यहाँ पे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट रीडिफाइन कर सकती है, जिसके कारण काफ़ी लोग इसमें फॉल कर सकते हैं। तो ये हो जाता है आपका हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर। इसके बाद आता है एमएसएमई सेक्टर, जो कि बोलते हैं माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज सेक्टर, और ये भी इंडिया की सबसे बड़ी मतलब अगर हम इकोनॉमी को देखते हैं तो सबसे बड़ा सेक्टर वो आता है एमएसएमई, जहां से काफ़ी बड़ा रेवेन्यू निकल के आता है, क्योंकि जो छोटे मध्यम वर्गीय आप कह सकते हैं लोग होते हैं जो आपकी दुकान शॉप करते हैं उसमें आत्मनिर्भर भारत बनाने में काफ़ी बड़ा सहयोग करते हैं और उनसे काफ़ी बड़ा रेवेन्यू यहाँ पर निकल के आता है। और उनके लिए जीएसटी के कंप्लाइंस को कम करना, ऑनलाइन प्लेयर्स को बढ़ावा देना, तो ये सारे जितने जैसे यूपीआई को लॉन्च करना, वो एमएसएमई सेक्टर को फोकस करके ने के लिए किया गया था, क्योंकि पहले भी बड़ी जो कंपनियां थी वो तो ऑलरेडी इतने ट्रांजेक्शन कर ही रही थी, बट जो एमएसएमई सेक्टर है उनके लिए यहाँ पर आने वाले समय में और नई चीज़ें जैसे टैक्सेशन में रिबेट, सिंप्लीफाइंग इन्वेस्टमेंट, ये इसी तरह की एक्सपेक्टेशन लगाई जा सकती है। एमएसएमई पे हमेशा गवर्नमेंट का फोकस रहा है, तो ये सेक्टर कहीं ना कहीं आपके दिमाग में रहना चाहिए। और इसमें काफ़ी सारे बैंक्स शामिल होते हैं और काफ़ी सारी एनबीएफसी शामिल होती है जो इनको लोन देती है, और वहाँ से कहीं ना कहीं एक बड़ा चंक आपको देखने को मिलेगा, जहाँ से बहुत सारी जो बैंक्स और एनबीएफसी और आप कह सकते हैं कि पूरी इंडियन इकोनॉमी कनेक्टेड है एमएसएमई के कारण, तो वहाँ से बहुत फायदा मिलने वाला है ओवरऑल इकोनॉमी को। पर्टिकुलर कंपनी हम नहीं कह सकते एमएसएमई सेक्टर में कौन सी है, बट बैंक्स और एनबीएफसी को सबसे ज़्यादा फायदा मिलता है अगर एमएसएमई के लिए कुछ भी नई चीज़ निकल के आती है। एंड द लास्ट सेक्टर जिसमें हम बात करने वाले हैं वो इंश्योरेंस, क्योंकि इंश्योरेंस में ऐसी अटकलें लगाई जा रही है, पहले भी अटकलें लगाई जाती थी बट ऐसा हुआ नहीं है। बट लाइफ इंश्योरेंस की जो रिबेट है उसको यहाँ पर थोड़ा बढ़ाया जा सकता है, उसकी जो बकेट है उसको थोड़ा बढ़ाया जा सकता है। 80C के जो सेक्शन में 1.5 लाख की जो हमारी लिमिट होती है उसको थोड़ा सा स्ट्रेच किया जा सकता है, बट आई डोंट थिंक एज अ पर्सन कि इसमें ज़्यादा इंपैक्ट मेरे को देखने को नहीं मिलता है। बट इसके लिए इंश्योरेंस कंपनी अगर ऐसा कुछ भी होता है जैसे 25,000 का भी बढ़ाते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी को काफ़ी फायदा होगा, क्योंकि उनका जो मेजर रेवेन्यू सोर्स है वो वहीं से निकल के आता है। द लास्ट सेक्टर जिसके हम बारे में बात करने वाले हैं वो है सीमेंट सेक्टर। और आपको हाँ इंश्योरेंस कंपनीज में आपको मैं बता दूं हमारी जो बेस्ट हमारे लिए इंश्योरेंस कंपनी है वो एचडीएफसी लाइफ है, जिसे आप लॉकआउट कर सकते हैं ऑन द बजट डे अगर ऐसा इस तरीके का हेल्थ इंश्योरेंस में या लाइफ इंश्योरेंस में कुछ भी तरीके की रिबेट आपको बढ़ने को देखने को मिलती है। तो लास्ट आ जाता है सीमेंट सेक्टर। सीमेंट सेक्टर में काफ़ी यहाँ पर एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है कि जिस तरीके से जो एक्सपेंसेज है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन द कैपिटल इन्वेस्टमेंट वो बढ़ा है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में जो इन्वेस्टमेंट बढ़ाया गया है, रोड और रेलवे नेटवर्क को बढ़ाया जा रहा है, कहीं ना कहीं सीमेंट इज द ओनली सेक्टर जो कि सबसे ज़्यादा डेवलप यहाँ से हो सकता है, क्योंकि काफ़ी कंपनीज है जो सीमेंट की वो अब यहाँ पर वापस से अपने इबिटा पर टन में यहाँ पर काफ़ी इजाफा देखने को मिल रहा है। रियल स्टेट की डिमांड से, इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड से इनको काफ़ी फायदा मिला है और एक्सपेक्टेशन लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डेवलपमेंट पार्ट है वो इंडिया में और बढ़ने वाला है और गवर्नमेंट की स्कीम से सीमेंट कंपनीज को काफ़ी फायदा मिलने वाला है। तो ये दोनों चीज़ें हैं कि रियल स्टेट की डिमांड और इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड, इनसे कहीं ना कहीं सीमेंट कंपनीज को बहुत फायदा होने वाला है। और इनमें अगर मैं आपको बताऊं तो हमारी जो सबसे फेवरेट पिक है वो है श्री सीमेंट। इसके अलावा जो और कंपनीज को इम्पैक्ट होगा वो एसीसी, डालमिया भारत, जेके सीमेंट, बिल्डा कॉर्प और ओरिएंट सीमेंट, इन सब के लिए काफ़ी पॉजिटिव इंपैक्ट यहाँ पर क्रिएट होता हुआ नजर आएगा। तो ये वीडियो है जिसमें हमने काफ़ी लिमिटेड सेक्टर को एक्सप्लोर किया है। आने वाली वीडियो में हम और दूसरे नए सेक्टर्स को एक्सप्लोर करने वाले हैं, तो इसका पार्ट 2 देखना ना भूलें। तो पार्ट 2 और वीडियो नंबर 3 ऑन द बजट सिंप्लीफाइड
सीरीज में आप देखना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए इसी तरह की डिटेल वीडियोस के लिए। साथ ही साथ आप हमारी फंडामेंटल सीरीज का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उससे जाके जरूर देखें। वहां पर हमने बहुत सारी कंपनीज का डिटेल्ड एनालिसिस किया हुआ है जो आपको हेल्प करेगा इन डिसीजन मेकिंग की कौन सी कंपनी आपको इस सेगमेंट में उठानी चाहिए। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करके बताएं, और साथ ही साथ और कौन से नए टॉपिक्स में वीडियो बना सकते हैं वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।